सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स यहां पर मौजूद हैं जिनसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। तनिष्क 600 में 518 स्कोर था और बीएससी में भी इन्होंने अपना जो तरीका था, जो टॉपर बनने की एक स्ट्रेटजी होती है, उसको कंप्लीट रखा है। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके जूनियर्स के आए तनिष्क भाई, है ना, और वो आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है उसमें मेजर और माइनर चूज़ करने का मौका मिलता है। तो मेजर और माइनर का सिलेबस कैसा रहता है और कब हम मेजर और माइनर को एक्सचेंज कर सकते हैं? जी, मेजर और माइनर हमारे टाइम पे क्या था कि जब हमने भरा था फॉर्म वगैरह तब ही मेजर सेलेक्ट हो गया था हमारा। और उसके बाद जब हम यहाँ आए फिजिकल वेरिफिकेशन वाले दिन, वहाँ हमसे माइनर सब्जेक्ट फिल कराया गया। तो ऐसे हमको मेजर माइनर अलॉट हुआ था। लेकिन आई थिंक इस बार का जो सिस्टम था वो अलग था, वो साथ में मेजर और माइनर का चूज़ करने के लिए दे दिया था इन लोगों को। तो जैसे ही मेजर माइनर इनको मिला, तो मेजर का सिलेबस तो मतलब आपका 12th 11th ऐसा ही रहता है लगभग, और मेजर माइनर जो हैं वो सेम चलते हैं। जैसे कि मेरा माइनर मैथमेटिक्स है और किसी का मेजर मैथमेटिक्स है, तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस सेम रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसका मन बदलता है, उसको अपना माइनर मेजर कराना है और मेजर माइनर कराना है, तो वो थर्ड सेमेस्टर के अंदर अपना मेजर माइनर को चेंज करवा सकता है। और भी सब्जेक्ट रहते हैं जैसे स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिशन कोर्स, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, एमडी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो अलॉट होते हैं, किस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है और किसका क्या बेनिफिट है। असल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लाई गई थी, ये सोचा गया था कि बच्चे जो है और भी फील्ड में, है ना, पढ़ सकेंगे और जानेंगे। तो आप बताइए इसको, क्या आपकी राय है इस पर? एमडी में आपको क्या अलॉट होता है? एमडी में जो आर्ट्स फैकल्टी के कोर्सेज़ हैं, पॉलिटिकल साइंस होगी, इकोनॉमिक्स होगी, फिलोसॉफी होगी, सोशियोलॉजी होगी, ऐसे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। उनका सिलेबस सबका अलग अलग होता है, जो कि नमस्ते बीएचयू ऐप पर अवेलेबल है। तो वहाँ से जाके बच्चे देख सकते हैं। जिनको जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो एमडी में ले सकते हैं। अब आई बात वीएसी की, तो वीएसी में क्या है, सब्जेक्ट्स पहले से ही हैं, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आप उसमें कोई चॉइस नहीं है। जैसे कि मैथ वालों को क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उन्हें आयुर्वेदा प्लस एनवायरनमेंट मिलता है। फिर बीएससी के 2 होते हैं। हाँ, वीएसी के 2 होते हैं। फिर सेकंड सेमेस्टर में उनको मिलता है आयुर्वेदा प्लस योगा। तो वीएसी तो फिक्स हो गया। अब आता है सैक। सैक में एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स होते हैं। तो हाँ, तो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स होते हैं, जैसे कि उसमें कंप्यूटर साइंस में पाइथन हो गया, ज्योग्राफी हो गया। स्किल एनहांसमेंट कोर्स में हम अपनी जो जैसे साइंस बैकग्राउंड है, हाँ साइंस के ही सब्जेक्ट मिल सकते हैं, ऐसा है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। जैसे फिजिक्स में हो गया, फिजिक्स में आपको मतलब मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ा दिया, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो। और एईसी में आपका इंग्लिश होता है, वो तो फिक्स है, आपको इंग्लिश ही पढ़ना है। ठीक है। जूनियर्स को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताइए कि जैसे वो सीयूईटी क्लियर करके आए, अब वहाँ पे वो टॉपर बैकग्राउंड होता है, ट्वेल्थ में भी कोई 95 ला रहा है, 98 ला रहा है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनका जो फोकस शिफ्ट हो जाता है। कई टॉपर ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे, उनको ईयर बैक फेस करना पड़ता है, बैक फेस करना पड़ता है। इवन आपके बैच में भी मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों के केमिस्ट्री में बैक लगे, किसी का फिजिक्स में लग रहा है, मैथ में लग रहा है। तो कैसे उस चीज़ को वो मैनेज कर सकते हैं? भैया, भगवान की कृपा से मेरी तो बैक नहीं लगी है। हाँ, तो क्या उसका स्टेटस हाँ, कुछ रहा होगा? देखो, जैसे कि अब मैं यहाँ बीएचयू में आया, तो शुरुआत में मैं भी ऐसा था, हम्म। मज़े कर रहा हूँ, पढ़ाई पढ़ाई क्या होती है, करके तो आए हैं और कितनी पढ़ाई करूँ भाई। पहले कहते थे 10th तक पढ़ना है, फिर 12th तक। अब यहाँ आके भी पढ़ूँ तो मैं भी मतलब चिल हो गया था बहुत। पर मुझे लगा नहीं, अगर बैक फैक आ गई तो इसके चक्कर में फंस जाएंगे। तो अगर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में इतना लोड नहीं होता है बच्चों के ऊपर, तो आराम से वो मिड सेम से 15 दिन पहले भी अपना सिलेबस पढ़ना चालू करेंगे, अच्छे से आराम से हो जाएगा। तो उसमें तो बैक आनी नहीं है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है ना, वन नाइट स्टडी करूँगा मैं, वन नाइट फाइट, तो उसकी बैक लगनी पक्की है। क्योंकि कोई हलवा तो है नहीं। अगर कुछ समझ रहा है बच्चा कि 12th लेवल का नहीं, 12th से ऊपर लेवल का है, और मैथमेटिक्स तो 12th 11 जैसी बिल्कुल नहीं है, पूरी थियोरेटिकल है। तो कोई इसे हल्के में ना ले, मैं तो ये कहना चाहूँगा, स्पेशली मैथ्स को लेकर। क्योंकि मैं हल्के में ले गया था उसको, तो उसमें मेरे काफ़ी नंबर कम थे, लेकिन मेरा जो मेजर फिजिक्स था उसमें 80 से ऊपर आए दोनों सेमेस्टर्स में, क्योंकि मैंने उसमें ज़्यादा एफर्ट डाला। लेकिन मैंने मैथ में एफर्ट नहीं डाला, इसलिए मेरे उसमें मार्क्स बहुत कम थे। तो दोनों को इक्वली लेके चलें, ऐसे नहीं कि ये मेजर है तो अच्छे से पढ़ रहा हूँ, माइनर है तो इसे कम पढ़ता हूँ। आपको सारे सब्जेक्ट इक्वल लेवल पे पढ़ने हैं, क्योंकि आपके जो सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वही आपकी एसजीपीए डिसाइड करेंगे। तो ये नहीं कि कोई हल्के पढ़ रहे हो आप, सबको इक्वल टाइम दो। एक ये रहता है कि जैसे मिड टर्म यहाँ पर होते हैं, और मिड टर्म की जो भूमिका है वो बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो हमारे सीनियर्स ने हमें बताया हो और आपके जो जूनियर्स हैं आप भी उनको बताएंगे। 30 नंबर का ये मिड टर्म होता है, जिसमें अटेंडेंस के मार्क्स और आपके जो असाइनमेंट होंगे, और 20 नंबर का आपका थ्योरी का होता है। लगभग 1.5 से 2 महीने में आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिलते हैं। तो उसमें 30 में कितने आपके आए और कितने बच्चे को स्कोर करना चाहिए? मेरे 30 में से फिजिक्स में थे 27, और मैथ तो पढ़ता ही नहीं था, तो उसमें 30 में से 20 थे। तो इतना तो होना चाहिए कि आपके 30 में से 15 से ऊपर रहें, तो आप सेफ जोन में।
आपको एंड सेम में इतना नहीं है कि अगर एंड सेम में आप थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हो, आपको मतलब ओवरऑल 100 में से 40 से ऊपर चाहिए, तो आप पास हैं। अगर 40 से एक भी नंबर कम हो गया तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आप 30 में से 15 से ऊपर ले आते हैं पहले ही मिड सेम में, तो आपको 25 नंबर और लाने होंगे, जो कि गेन करना आसान है। अगर आप ला रहे हो 30 में से 5 नंबर 6 नंबर, तो वो 70 में से 35 मार्क्स गेन करना बहुत मुश्किल है। बच्चे सोचते हैं कि आराम से आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स में बहुत से बच्चों के 70 में से 20, 18, 22, 23 ऐसे नंबर आए। अगर उनका मिड सेम खराब है, इसका मतलब उनकी बैक है। और इस बार बहुत से बच्चों की मैथ्स में बैक आई है इसी कारण, क्योंकि उन्होंने अपना मिड सेम बेकार कर दिया। मिड सेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सबसे ज़्यादा फोकस मिड सेम पे ही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें, जिससे कि एंड सेम में प्रेशर कम हो। तो आपका सबसे पहले आपका मोटिव होना चाहिए बैक बचानी, बैक किसी हालत में नहीं आनी। फिर अपना आप टॉप मारते रहो, 80 लाओ 90 लाओ, जितना भी ला सकते हो। तो बहुत सारे जूनियर्स होंगे जो ये जानना चाहते होंगे, क्या भैया आप हर वक्त पढ़ते ही रहते हैं? 80 के ऊपर नंबर आ रहे हैं 100 में से, और 30 में 27 ला रहे हैं, जो बच्चे सोचते हैं कि 30 में 20 कैसे लाए जाएँ। तो ज़रा ये बताइए कि आप कॉलेज के अलावा और कुछ भी क्या करते हैं, कि सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं? देखो, मैं पढ़ाई तो बहुत कम करता हूँ, टाइम पास बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन सच बताना हाँ है सच आप। बता रहा हूँ एकदम भैया। मेरे किसी दोस्त से पूछ लो हाँ। कि ये इतना बड़ा आलसी आदमी है, सब कहेंगे बहुत टाइम पास करता है। मेरा क्या होता है, जैसे कि मेरा मिड सेम आने वाला है, तो मैं मिड सेम से 15 दिन पहले पढ़ना शुरू कर देता हूँ, अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर देता हूँ, सब कट आउट हो जाता हूँ। पढ़ना है तो पढ़ना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। वरना तो फिर जब एग्ज़ाम नहीं होते, 1 डेढ़ महीने बाद एग्ज़ाम है, तो आराम से मस्ती करो दोस्तों के साथ, इधर उधर घूमने निकल जाओ, वेब सीरीज़ देखने लग जाता हूँ, खेलने निकल जाओ। तो पढ़ाई तो तब बहुत कम होती है, क्लास में भी ध्यान नहीं देते हैं, क्लास में प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, पीछे बैठ के रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, यही करते हैं। तो लेकिन जब आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो एकदम सीरियस हो जाइए, मज़े कीजिए। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से एंजॉय कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ये नहीं है कि आप मेरी तरह, जैसे कि मेरा अपना फर्स्ट ईयर एक तरीके से वेस्ट ही मानूंगा मैं अपना, क्योंकि मैं अपना इंटरेस्ट उसमें ढूंढ नहीं पाया। अब मुझे पता चला अच्छा ठीक है ये करना है, तो मैंने अपना फर्स्ट ईयर में अगर मैं थोड़ा अपना बेस मजबूत कर लेता तो अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। लेकिन बच्चे एंजॉय तो करें फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ता भी रहें, कि जो भी उनका फील्ड में उनको आगे बढ़ना है वो थोड़ा थोड़ा कवर करते रहें, एंजॉय तो करो। कॉलेज में और क्या चीज़ें हैं पढ़ाई के अलावा जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जो हमें लगता है कॉलेज लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हमें करनी चाहिए? और एकेडमिक्स के अलावा जैसे स्पोर्ट्स हुआ, बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, तो क्या आपने किसी में पार्टिसिपेट किया? और अगर आपने नहीं किया तो क्या लोगों को करना चाहिए? मतलब समय मिलता है कैसे? हाँ, टाइम बहुत मिलता है हाँ, आपको। क्योंकि आपका 1 साल हो चुका है, तो हाँ हो सकता है आपको लगा यार ये काम नहीं करना चाहिए, यहाँ समय खराब हो गया। हाँ, तो वो अब चीज़। देखो, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर अपने किसी भी इवेंट्स वगैरह किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट करता रह गया। मैं सोचा भाई क्या ही होगा इनसे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। पर अब पता चल रहा है कि वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी इवेंट्स होते हैं बीएचयू में, मतलब बहुत 3-4 दिन बाद कुछ ना कुछ इवेंट्स होता रहता है, तो आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। गेम्स के लिए ग्राउंड्स हैं, गेम्स खेलो, और इंटर फैकल्टी बहुत सारे टूर्नामेंट चलते रहते हैं गेम्स के, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। तो जिसको अपने स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में ले, जिसको किसी क्रिएटिविटी में सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, है ना, और आपका वो हो गया सोसाइटीज़ हो गई फ़िल्म वगैरह की, फ़िल्म मेकिंग, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहाँ उनका हिस्सा बन सकते हो क्लब्स का, वहाँ आप अपने टैलेंट को और ग्रो कर पाएंगे। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है बीएचयू में, बस आपको क्या करना है, ढूंढना है उन्हें। कोई चीज़ आपके पास चल के नहीं आएगी, आपको उसके पास ही खुद चल के जाना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप अपने घर से निकल के 12वीं पास करके और एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो आपके बहुत सारे सपने होते हैं, अपनी सफलता के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और उस सफलता में आप अगर आपको कोई राह ना दिखाए, अगर एक मैप ना मिले और एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा गुरु ना मिले, तो कहीं ना कहीं आप रास्ते भटकते रहते हैं, और कब यूनिवर्सिटी के 3-4 साल आपके जीवन से बीत जाते हैं वो आपको नहीं पता चलता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये आपके सीनियर हैं, और ऐसे ही आपके बहुत सारे सीनियर जो हैं आपको गाइड करते रहेंगे। और कुछ और लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं कि कॉलेज में लगभग कितने आवर पढ़ लेना चाहिए, मतलब डेली? और मान लीजिए जैसे हिंदी साहित्य हुआ, कुछ अदर सब्जेक्ट की, हम अपने देश में हमारे क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी, एक बेसिक नॉलेज एक यूनिवर्सिटी का जो बंदा होता है उसे रखनी चाहिए। तो उसके लिए क्या कितना समय मिलता है? आपको फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में बहुत टाइम मिलता है। आपको अगर जैसे कि आप स्टूडियस बंदे हैं, डेली अपने सब्जेक्ट्स को 2-2 आवर दे सकते हो, बहुत है। लेकिन जैसे आपको कोई एग्ज़ाम करीब आ गया तो आप उसको ज़्यादा टाइम देना शुरू करें। जैसे कि अभी मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम है मानो 10 दिन बाद, तो मैं सोचूंगा अपने फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दूँ। और उसकी 3 दिन बाद एमडी है, तो एमडी तो मैं सही बताऊँ भैया, हम लोग तो 2 दिन में उड़ा देते हैं। पूरा टाइम कुछ नहीं पढ़ते हैं, 2 दिन पहले पढ़ते हैं, आराम से जितना नंबर चाहिए उतना आ जाता है। तो इतना लोड नहीं है, क्योंकि बीएससी वगैरह जो आयुर्वेदा है वो एमसीक्यू एग्ज़ाम होता है, तो सब बच्चों को एमसीक्यू तो बहुत अच्छा लगता है।
हाँ, तो उसमें क्या है कि आपको पीडीएफ दे दी जाएंगी, आराम से 3-4 दिन में याद कर लो, एमसीक्यू आएंगे, टिक मार के आ जाओ, खत्म। लोड नहीं लेना है, एंजॉय करते करते पढ़ना है। अब अच्छा, जैसे आपने बताया कि एमसीक्यू होता है, तो मेजर माइनर सेक वीएसी एईसी एमडी, इन सब में मेजर माइनर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल होते हैं और मार्किंग जो है टफ रहती है प्रोफेसर। जो ऑप्शंस वाले जो एमसीक्यू आते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट आपने बताए? वो देखो, एईसी होता है इंग्लिश का, तो जो मिड टर्म है वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एमसीक्यू में लेगा या सब्जेक्टिव लेगा, लेकिन जो एनसेम होता है वो एमसीक्यू होता है सबके लिए। और ऐसा ही सेम वीएसी में, आयुर्वेदा प्लस एनवायरनमेंट दोनों में एमसीक्यू ही रहते हैं। अटेंडेंस किस में कंपलसरी है? अटेंडेंस भैया देखो, मेजर माइनर में होनी चाहिए, और अभी तक ऐसा कोई खुलासा तो हुआ नहीं है अभी तक, मतलब किसी को क्लियरली नहीं पता है कि एमडी में भी उतनी होनी चाहिए, सब में उतनी होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि आप सेक में गए, ठीक है, तो उसमें एक टीचर है कोई, तो वो कहेगा कि मेरी क्लास में 70% से ऊपर होनी चाहिए, मैं तभी तुम्हें 5 मार्क्स दूंगा, तो उसमें तुम्हें अपनी अटेंडेंस रखनी ही पड़ेगी। और मैं तो कह रहा हूँ कि अटेंडेंस 70 से ऊपर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास आओ, क्लास में क्या कर रहे हो वो तो प्रोफेसर को भी नहीं पता होता है, कोई कोई ध्यान देता है बस, बहुत कम प्रोफेसर मिलेंगे जो ध्यान देंगे। तो अपना 70% से ऊपर रखो, कोई भी मुसीबत में ना पड़ो। और इतना तो कॉलेज जाना ही चाहिए, जब कॉलेज आए हो इतने दूर से, अब तुम कॉलेज ही ना जाओ तो ये तो फिर गलत बात है। जो सेमेस्टर का एसजीपीए बनता है, तो उसमें ये सारे सब्जेक्ट काउंट होते हैं? सारे सब्जेक्ट काउंट हाँ, होते हैं। एसजीपीए बनता है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स काउंट होते हैं, क्रेडिट वगैरह जो क्रेडिट वगैरह। हाँ, क्योंकि अब क्रेडिट सिस्टम हो गया ना, जैसे कि आपके 100 में से 80 मार्क्स आए तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा 9, और उसका जो होगा क्रेडिट्स जैसे इंटू, मतलब ग्रेड आपको 9 मिलेगा। अगर मेजर का क्रेडिट 4 है तो 9 इंटू 4 36, प्लस जो अदर सब्जेक्ट्स होंगे उनका भी ऐसा आप लगाएंगे, और अपॉन में टोटल क्रेडिट, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में टोटल जो क्रेडिट्स होते हैं वो होते हैं 20, आप 20 से डिवाइड मार देंगे, आपकी एचजीपी आ जाएगी। आप आपका बीएससी ऑनर्स फिजिक्स है, तो आपके जूनियर से जानना चाहेंगे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, मतलब किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं? क्या फिजिक्स को मैथ से चेंज करेंगे, या फिजिक्स में ही करियर बनाना है, और करियर बनाना है तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं? देखिए, मेरा क्या है, मुझे सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ना सही लगता है, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे उसमें रिसर्च करनी है, कुछ नया उसमें डिस्कवर करना है, ऐसा नहीं। बस मेरा ये है कि मुझे वो पढ़ना अच्छा लगता है मैथ के कंपैरिजन में। मैथ मुझे एक सिरदर्द लगता है, पर वो ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि आईआईटी जैम वही दे सकता है जिसको एमएससी करनी है, जिसके पास मैथमेटिक्स हो। अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो आप आईआईटी जैम नहीं दे सकते। और बाकी का बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए या उसे प्राइवेट सेक्टर्स में जाना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरा क्या है कि मुझे आईआईटी जैम करना है, एमएससी करनी है फिजिक्स से, फिर उसके बाद वहाँ से प्लेसमेंट लगती तो अच्छी बात है, वरना फिर अपना कोचिंग वगैरह खोलेंगे। मतलब टीचिंग वगैरह फील्ड? हाँ, टीचिंग फील्ड में गवर्नमेंट जॉब वगैरह। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल, यूपीएससी, आईआईटी जैम, सीयूईटी, पीजी, 4 एग्ज़ाम हैं, जिसमें से एसएससी सीजीएल और यूपीएससी को लेकर लोगों के डाउट ये हैं, क्या हमें समय मिलता है? और ये सिर्फ बीएससी का डाउट नहीं है, ये बीए आर्ट्स का है, बीएससी एग्रीकल्चर, और मतलब एग्रीकल्चर का तो नहीं होगा, लेकिन और भी जितने स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना समय मिल पाता है? बीए वालों के पास तो बहुत टाइम मिलता है। ठीक है, उनकी क्लासेस कम रहती हैं। हाँ, उनकी क्लासेस कम रहती हैं, लेकिन बीएससी में आपको फर्स्ट ईयर में बहुत टाइम मिलता है। आप जितना फर्स्ट ईयर को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, आपके ऊपर उतना ही कम प्रेशर रहेगा सेकंड थर्ड ईयर में। मेरे केस में क्या था, मैंने अपना फर्स्ट ईयर यूटिलाइज़ नहीं किया, तो जिसके कारण मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है। आपके थर्ड सेमेस्टर से प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है, क्योंकि उसमें आपका मेजर का सिलेबस बढ़ जाता है और मेजर और डिफ़िकल्ट होता जाता है। तो मतलब मिलता है, इतना तो टाइम मिलता है आपको, कम से कम 5-6 घंटे तो मिल जाते हैं कि आप अपनी कॉलेज स्टडीज़ के अलावा पढ़ लो। 5-6 घंटे आपको तब मिलेंगे जब आप 6 से 7 घंटे की नींद ले रहे हो। ऐसे नहीं आप 10-12 घंटे सो रहे हो और आप सोचो कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा नहीं, आपको अपनी थोड़ी नींद भी सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ये हमारे साथ तनिष्क थे, जिन्होंने आपको बहुत सारी गाइडेंस दी और बताया कि कैसे आप जो इन्होंने गलती की वो आप नहीं कर सकते हो। जो इंसान एक रास्ते पे जा चुका है और वो जहाँ जहाँ पे उनके पैरों में कांटे चुभे हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आपको जूते पहन के जाना है, वहाँ पर आप स्लीपर पहन के जा सकते हैं या नंगे पैर चल सकते हैं, है ना? क्योंकि जो बंदा गुजर चुका है उस राह से, वो चाहेगा कि लोग वो काम ना करें। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो तनिष्क ने बताया और जो भी इन्होंने बताया 15 मतलब जो भी गाइडेंस इन्होंने दी, और उसे आप लोग को सीरियस लेना चाहिए, वो गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। और ऐसे ही एपिसोड के लिए हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।